हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर हो चुका है हिंदी का 2 मई 2022 यानी अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने मेरे पास पेपर सेंड कर दिया है। तो हम लोग हिंदी के पेपर का संपूर्ण हल करने वाले हैं और आप लोग फटाफट से अपना स्कोर मैच करिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर एकदम सही और सटीक दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बस आपको करना क्या है कि आप मुझे लास्ट में बताएंगे कि आपका कितने नंबर का एग्जाम बिल्कुल सही सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर ये आपका पेपर है हिंदी का षष्टम प्रश्न पत्र और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पहले प्रश्न में दोस्तों देखिए क्या पूछा गया है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हो? उनको हम क्या कहेंगे? जो संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में आए वो शब्द क्या कहलाएंगे? विकृत का मतलब होता है दोस्तों कि संस्कृत से विकृत होकर बदल कर हिंदी में प्रयोग होने लगे, उनका रूप बदल गया। तो ऐसे शब्द कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं। और तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी में प्रयोग होने लगे, ठीक है, लेकिन तद्भव में उनका रूप बदल जाता है तो वे क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, नहीं कहा गया है कि कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए ठलुआ, कल्प, निहार, नीरजा, गिल्लू, इनमें से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? तो बहुत आसान ये प्रश्न था दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। इसे पहचानना सबसे आसान था और बच्चे ने गलत भी कर दिया है। निहार, नीरजा और गिल्लू सब जानते हैं। आपकी जो स्कूलिंग हुई है उस समय पर आपकी कक्षाओं में, आपकी पुस्तकों में हिंदी की ये देखने को भी मिलती थी, निहार, नीरजा, गिल्लू की कहानी, है ना। तो ऑप्शन ए ये ठलुआ, कलब, ये नहीं है महादेवी वर्मा की। बाकी ये तीनों, नीरजा, निहार और गिल्लू, तीनों ही महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है, और नहीं पूछा था प्रश्न में। आगे चलते हैं। पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा बताना है। अगर पूरी तरीके से मना कर दे तो उसे क्या कहेंगे? अंधे की लकड़ी, अकल का दुश्मन होना, या फिर अंगूठा दिखाना, या अकल पर पत्थर पड़ना। तो एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा कि भाई उसने तो मैंने उससे मदद मांगी और उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी मदद करने से साफ इनकार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अंगूठा दिखाना ही सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता है। बहुत आसान है दोस्तों, कई बार मैं आपको क्लास के टाइम पे मैराथन में आपको एक कवर करवाया था मैंने कि मधुशाला, मधुबाला, ये जिनमें इस तरीके से मधु मधु का प्रयोग होता है, ये सारे की सारी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप लोगों ने सही भी किया होगा। ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन जी की ये कृति है, तो एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछा है, क्या होता है? मूल्यांकन होता है, मापन होता है, छात्र होता है, या फिर शिक्षक? दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। प्रक्रिया पूछी गई है दोस्तों यहाँ पर, तो हमें इसकी प्रक्रिया के ही अंग बताने हैं, जिसमें अगर बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन और पाठ्यक्रम, ये 3 इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इनमें से कौन सा दिया गया है आपको? मूल्यांकन गिवन है इन तीनों में से, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा, मूल्यांकन एकदम सही जवाब है। अब यहाँ पर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। बहुत आसान आसान आपका बहुत अच्छा पेपर आया था हिंदी का। पहला प्रश्न क्या है? कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है? दोस्तों कथा सम्राट को कौन नहीं जानता? आपने अपनी बुक में कभी ना कभी इनकी रचना और इनकी कोई ना कोई कृति जरूर पढ़ी होगी। तो इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है, मुंशी और प्रेमचंद जी इनका नाम है और इन्हीं को हम कथा सम्राट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम बताना है। तो बिल्कुल ये मैराथन क्लास में मैंने आपको प्रश्न करवाया था, जल्दी से बताओ आपने क्या आंसर दिया है। दोस्तों इन्होंने, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को 4 खंडों में लिखा था, ठीक है, जिनमें पहला नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। आपको बताया था कि ये इनकी आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या
याद करूं, याद करूं। ठीक है, तो ये इनकी आत्मकथा है। इसके अलावा नीड का निर्माण, ये भी इनका खंड 2 की, यानी कई खंडों में, 4 खंडों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, तो नीड का निर्माण भी इनकी आत्मकथा ही है। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। राम ने रावण को मारा वाक्य में कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, इस वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है, तो कैसे आप लोग करेंगे, जल्दी से बताइए। कर्म वाच्य में दोस्तों हमें कर्म की प्रधानता रखनी है। ठीक है, ये कृत वाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता है, लेकिन हमको अब कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है, तो वहां पर हमें के द्वारा का प्रयोग करना होगा। जैसे हम इसको लिखेंगे रावण राम के द्वारा मारा गया। ठीक है, मारा गया, तो ये बन गया हमारा कर्मवाच्य। आगे चलते हैं। औंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख प्राणी। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं इसमें मूर्ख प्राणी या व्यक्ति ऐसे करके। ठीक है, औंधी खोपड़ी। आगे पूछा गया है दोस्तों आपसे, सुलेख किसे कहते हैं? ठीक है, सुलेख किसे कहते हैं, तो इसका यहाँ पर आपको 2-3 लाइन में बताना था। इसको हम ऐसे बता सकते हैं दोस्तों, साफ व सुंदर लिखावट को ही, ठीक है, साफ या व सुंदर लिखावट को ही हम सुलेख कहते हैं। ठीक है, या साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना ही क्या कहलाता है? आपका सुलेख कहलाता है। ठीक है, आकर्षक और सुडोल अक्षरों में लिखना। तो ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। आगे चलते हैं। किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियां लिखे। तो आप कोई से भी हमारे राष्ट्रीय पर्व या तो गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इनमें से किसी पर भी 4 लाइन लिख सकते हैं। दीपावली, होली, इन पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर, ये तो आप खुद लिख पाएंगे। आगे चलते हैं। लेखन और सुलेख का महत्व आपको बताना है, दोनों का क्या महत्व होता है। सबसे पहले आप इसमें कह सकते हैं कि सुलेख या लेखन से क्या होता है, आपकी जो लिखने की कला है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो राइटिंग है, हस्तलिपि है, वो कैसी हो जाती है? सुंदर हो जाती है। तो कैसे लिख सकते हैं? इसके अभ्यास से हस्तलेखन में सुधार आता है, व्याकरण की जो गलतियां होती है वो दूर होती है। इसके अलावा आप सुलेख से या लेखन से क्या करना सीखते हैं? शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना भी सीखते हैं, क्योंकि अगर आप शुद्ध लिखना जान जाएंगे तो आप शुद्ध उच्चारण भी करने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारी क्या होती है? सुलेख की विशेषताएं होती है। ठीक है दोस्तों, आपको मात्राओं का ज्ञान होता है, शब्दों का ज्ञान होता है, ये सारी चीजें। आगे आपसे पूछा गया है मुहावरे एवं लोकोक्ति के बीच में डिफरेंस बताना है। ये मैंने आपको जिस ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड की थी, आपके सामने मैंने शेयर किया था मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। याद है आपको? फटाफट से अगर वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जल्दी बताओ। मैंने परसों ही आपके टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर नोट्स आपको दिए गए थे, वहां पर आपको इन दोनों के बीच में अंतर बताया था कि मुहावरे क्या है? वाक्यांश होते हैं। ठीक है, कहावत या लोकोक्ति को हम कहावत भी कहते हैं, ये एक पूरा वाक्य होती है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। मुहावरे जो है वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जा सकते, लेकिन जो हमारी लोकोक्ति होती है इनका स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मुहावरे में जो अर्थ होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। लोकोक्ति की अगर बात करें तो लोकोक्ति का अर्थ स्वयं में स्पष्ट आप कह सकते हैं कि नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा उल्टा हो गया। मुहावरे के लिए उसकी अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा, लेकिन लोकोक्ति का अपना अर्थ स्पष्ट होगा। ठीक है, आपने टेलीग्राम ग्रुप में अगर देखा होगा, जो मैंने आपके साथ पास में शेयर किया था पोस्ट, उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको कर पाए होंगे। आगे पूछा है, दीपावली के पर्व पर 8 पंक्तियां लिखे। दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? किस खुशी में मनाया जाता है? कौन मनाते हैं? ठीक है, ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी थी। प्रमुख विराम चिन्हों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मैराथन क्लास में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराया था। विराम चिन्ह कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कितने होते हैं? ठीक है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, इन सब के बारे में हमने जाना था और इनको डिटेल में भी हमने समझा था। तत्सम और तद्भव के बीच में अंतर बताया था मैंने आपको कि तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाए, लेकिन तद्भव शब्द क्या होते हैं? जिनका अर्थ या जिनके रूप में परिवर्तन आ जाता है हिंदी में प्रयोग करने पर। ठीक है, वे तद्भव हो जाते हैं, जो अपना रूप बदल लेते हैं।
आगे औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थिति के अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार लिखिए कि औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थिति में आप अपनी भाषा का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो साधारण सा आपको यहाँ पर अपनी थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा करके आप लिख सकते थे कि औपचारिक में आपको दूसरे के सामने कैसे कोई भी ऐसी मजाक मस्ती वाली बात नहीं करनी होती, रेस्पेक्ट के साथ काम से रिलेटेड बात करनी होती है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब अनौपचारिक में आप अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक में नहीं कर सकते। इसके अलावा हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के क्या महत्व है वो यहाँ पर आपको समझाना था। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या महत्व है, वही मूल्यांकन से बच्चों की प्रगति का पता चलता है ना। इसके अलावा कहीं भी अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उसका सुधार किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसकी यहाँ पर महत्व भी लिख सकते थे। तो ये है आपका दोस्तों आज का हिंदी का पेपर। आई होप आपका बहुत अच्छा गया होगा। मैराथन से सारी चीजें यहाँ पर फंस रही है और मेरे ख्याल से आप लोग देख कर गए होंगे मैराथन क्लास, तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले पेपर के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।